वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे कंडीशनल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस के हमने 3 रूल पढ़े और पास्ट में हमारे 2 रूल बाकी थे। उनमें से एक रूल हमने पढ़ लिया था और आज एक रूल और बाकी है, उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मैं इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पास्ट टेंस में 2 रूल है। तो 2 रूल है ना, तो 2 रूल है तो एक रूल तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या पढ़ा कि यदि ये जो कंडीशनल क्लॉज है और एक है रिजल्ट क्लॉज, ठीक है, इस रिजल्ट क्लॉज को अगर ये है पास्ट टेंस में तो ये भी पास्ट टेंस में ही आएगा। बस इतना ध्यान रखना कि रिजल्ट क्लॉज पास्ट टेंस में तो कंडीशनल क्लॉज भी डेफिनेटली पास्ट टेंस में ही होगा। ठीक है, भले कंडीशनल सेंटेंस में कुछ भी हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप इसकी हिंदी अगर देखोगे, ठीक है, जैसे कि मैंने वाक्य को हिंदी में लिखा के बताए थे, तो आप हिंदी के चक्कर में मत पढ़ना। हम यहाँ पर इंग्लिश सीख रहे हैं, हिंदी नहीं सीख रहे, तो आप हिंदी के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत पढ़ना। आप हिंदी को लेकर ऐसे ट्रांसलेट करने बैठोगे तो वाक्य को गलत कर दोगे। जब हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे हो और कंडीशनल सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर ही आते हैं, तो वहां पर आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने का कोई नहीं बताएगा। ये तो ठीक है, मेरी आदत है ताकि आपको क्या है, प्रैक्टिस हो जाए, अर्थ निकालना आ जाए, इसलिए आपको मैं हिंदी के थ्रू भी कभी कभार बता देता हूँ। लेकिन आपको हिंदी के चक्कर में नहीं पड़ना। आप सिर्फ इतना ध्यान रखना, आप जब भी पास्ट टेंस का अगर कंडीशनल सेंटेंस बना रहे हो, ठीक है, तब सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश पर ध्यान देना है। हिंदी में क्या लिखा हुआ उससे कुछ भी मतलब नहीं रखना। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आप हिंदी के चक्कर में पढ़ोगे और डेफिनेटली वाक्य पे उलझ जाओगे कि मैं पास्ट टेंस से ये वाला रूल फॉलो करूं या ये वाला रूल फॉलो करूं। ठीक है, तो देखो, मान लो अब जो सेकंड रूल है उसको पढ़ते हैं, उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि अगर मान लो आपके दोस्त ने कहा कि यार अरे मुझे 10 दिन पहले पैसों की जरूरत थी, तो आपने कहा कि यदि कि तुम मेरे पास आ जाते तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। ठीक है, तो ना तो वो आया और ना ही तुम उसकी हेल्प कर पाए, दोनों ही कार्य अधूरे रहे। ठीक है, मान लो कि जैसे कि कोई आदमी है, वो बीमार है और उसको डॉक्टर का इलाज नहीं ले रहा है। ठीक है, और नहीं ले रहा है, आपने कहा कि आप इलाज ले लो, डॉक्टर से सलाह ले लो। ठीक है, वो नहीं ले रहा है और मान लो कि 4-5 दिन बाद वो मर गया, तो आप कहोगे कि यदि इसने डॉक्टर से इलाज ले लिया, ठीक है, यदि इसने डॉक्टर से इलाज ले लिया होता तो ये बच जाता। ठीक है, मतलब ना तो वो उसने डॉक्टर से इलाज लिया, ना ही वो बच पाया, दोनों ही काम अधूरे रह गए। ठीक है, हुए ही नहीं। अब मान लो ये कि मान लो आप मतलब आप रेलवे स्टेशन जा रहे हो और आप कहते हो कि यदि मैं 5 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पहुंचा होता तो ट्रेन को पकड़ लेता। ठीक है, ना तो आप ट्रेन 5 मिनट पहले पहुंच पाए, ना ही ट्रेन को पकड़ पाए, तो ये दोनों ही कार्य अधूरे रहे। ठीक है, अगर मान लो बोले, अगर आप मेरे पास आए कि यार मेरा पेट दर्द कर रहा है, कुछ हेल्प कर दे, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि यदि मैं डॉक्टर होता तो मैं हेल्प कर देता। ठीक है, अब मैं डॉक्टर हूं नहीं, मैं तेरी हेल्प कैसे करूं? तो ऐसी चीजें जो पास्ट के ऊपर है, ठीक है, मतलब वो काम नहीं हो पाया, अधूरा रह गया। ठीक है, तो वो काम अधूरा रह गया, तो उस काम को वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कार्य अधूरा रहा उसको वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिखते हैं। एक्चुअली ये कार्य नहीं हो पाया, इसके अंदर पूरे इस वाक्य में नकारात्मक सेंस हमेशा रहता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। ठीक है, और इसके साथ वाला जो वाक्य होगा, ठीक है, ये हमेशा रिजल्ट क्लॉज है, ध्यान रखना, ये रिजल्ट क्लॉज है। और इसके साथ वाला वाक्य जो कंडीशनल क्लॉज होगा, ठीक है, वो हमेशा सातवें टेंस में लिखा जाएगा। सातवें टेंस यानी कि पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि यदि इफ है
इफ के साथ ये 99% ये वाले वाक्य जो है ये इफ के साथ ही बनते हैं कि इफ के साथ वाला जो कंडीशनल क्लॉज है वो सातवें टेंस में है तो उसके साथ जुड़ा हुआ रिजल्ट क्लॉज है वो हमेशा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में ही आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला जो कार्य है वो भूतकाल में अनफुलफिल्ड रहा, यानी कि वो पूरा नहीं हो सका। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला कार्य पूरा नहीं हो सका, ये वाला कार्य पूरा नहीं हो सका, इसलिए ये वाला कार्य भी पूरा नहीं हो सका। और कैसे नहीं हो सका वो मैं बताऊंगा। ये ध्यान रखना कि इफ के साथ अगर जो भी कंडीशनल क्लॉज है वो सातवें टेंस में है तो आगे वाला रिजल्ट क्लॉज है वो हमेशा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में उपयोग होगा। ठीक है, इसको साइड में ऊपर लिख दो, मैं इसका नियम समझाने की कोशिश करता हूं। यदि कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट की कोई घटना हो जो फुलफिल्ड नहीं हो सकी, ठीक है, यदि कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट की कोई ऐसी घटना है जो फुलफिल्ड नहीं हो सकी तो उसे कंडीशनल सेंटेंस में, जब भी उसको कंडीशनल सेंटेंस में लिखेंगे, ठीक है, तो उसको किस में लिखेंगे? तो उसे रिजल्ट क्लॉज में लिखेंगे। रिजल्ट क्लॉज में लिखेंगे और कैसे करके लिखेंगे? उस वाक्य को वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिखेंगे। अब ठीक है, मैंने कहा ना कि जब पास्ट टेंस की आप कंडीशनल सेंटेंस बना रहे हो तब कभी भी हिंदी को लेके मत बैठ जाना, उसकी पहचान वगैरह को लेके मत बैठ जाना, सिर्फ इंग्लिश पर ध्यान देना। ठीक है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए एक वाक्य लिखा है। ठीक है, कि मान लो कि आप गाड़ी लेके जा रहे हो, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, हॉर्न बज रहा था तो मैंने वीडियो पॉज कर दिया। ठीक है, तो देखो, मान लो कि आप कार लेके जा रहे हो, ठीक है, और आपके दोस्त ने आपको बुलाया, आवाज दी पीछे से, और आपने उसको नहीं देखा और आप चले गए, और 2 दिन बाद वो आपको दोस्त मिले और आपको कहे कि मैंने तुझे बुलाया था, ठीक है, तुमने सुना ही नहीं, कार रोकी ही नहीं, ठीक है, और कार रोकी ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? आप उसको कहोगे कि यार यदि मैंने तुझे देखा होता तो मैं कार रोक देता, ठीक है, मैंने नहीं देखा इसलिए कार को नहीं रोकी। तो क्या होगा कि यदि मैंने तुम्हें देखा होता तो कार रोक लेता। ठीक है, अब आप ता के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना। आप ये वाक्य की पहचान है, इसके चक्कर में तो बिल्कुल भी मत पड़ना जब आप कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट टेंस के वाक्य हो। ठीक है, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि यदि मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं कार को रोक लेता। ठीक है, तो देखो, क्या मैंने कार को रोकी? नहीं रोक पाई, ये कार्य पूरा हुआ नहीं हो पाया। तो ये वाला कार्य जो कार है, कार को रोक लेता, ये वाला कार्य पूरा नहीं हो पाया, यानी मैंने कार को नहीं रोका। तो ये तो लिखा जाएगा रिजल्ट क्लॉज में। ठीक है, और रिजल्ट क्लॉज में कैसे लिखेंगे? इसको वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिखेंगे। और ये कौन सी शर्त पर? कि यदि ऐसी शर्त होती तो हो जाता। तो वो वाली शर्त क्या है कि यदि मैंने तुम्हें देखा होता यानी कि मैं तुम्हें देख चुका होता, ठीक है, तो कार को रोक लेता। लेकिन ये वाला कार्य अनफुलफिल्ड रहा, यानी कि पूरा नहीं हो सका। ठीक है, और कौन सी शर्त पर पूरा नहीं हो सका? वो वाली शर्त है ये
तो पास्ट टेंस का वो कार्य जो पूरा नहीं हो सका उसको तो हम रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिखेंगे। और किस शर्त पर कि ये शर्त पूरी हो जाती तो काम ये भी पूरा हो जाता, तो ये वाली शर्त है, इसको हम लिखेंगे सातवें टेंस में। और ये कंडीशनल इफ तो है ही है। तो हमेशा ध्यान रखना कि कंडीशनल सेंटेंस में यदि इफ के साथ में अगर सातवां टेंस लिखा हुआ है, यानी कि इफ के साथ में जो भी कंडीशनल क्लॉज है वो सातवें टेंस में लिखा हुआ है, तो कॉमा करके उसके साथ जो भी क्लॉज लिखा हुआ है रिजल्ट क्लॉज वो हमेशा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में ही लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे कि यदि मैंने तुम्हें देखा होता, इफ आई हैड सीन यू, if I had seen you, comma, I would have stopped my car। ठीक है, if I had seen you, I would have stopped my car। और इसी सेंटेंस को, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको एक और स्ट्रक्चर के रूप में ऐसे भी लिखा हुआ जाता है। कभी बार क्या होता है, ये जो हेड है इसको ले जा करके इफ के ऊपर पटक देते हैं। तो इफ तो 2 अक्षर का है, हेड है 3 अक्षर का, तो ये जो 3 अक्षर वाले इस 2 अक्षर के ऊपर आएगा, बैठेगा, तो फिर 2 अक्षर वाले का तो फिर कुछ निकल ही जाएगा, तो फिर ये इफ है वो गायब हो जाएगा। यानी कि इफ को हेड को ले जा करके इफ के ऊपर रख देंगे तो इफ गायब हो जाएगा और सिर्फ हेड रहेगा। तो ये जो सेंटेंस है इफ के साथ सातवां टेंस है, ठीक है, इफ के साथ जो सातवां टेंस है इसको सातवें टेंस का इंटरोगेटिव बना के भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर ऐसे लिख दिया हेड, यानी कि हेड को उठाकर इफ के ऊपर रख दिया तो क्या होगा, हेड आई सीन यू। अब आप ये मत समझना कि आपने इसको इस वाक्य को इंटरोगेटिव बना दिया, ये इंटरोगेटिव नहीं है। ठीक है, हेड आई सीन यू, कॉमा I would have stopped my car। ठीक है, तो if I had seen you ऐसे लिखो या had I seen you ऐसे लिखो, बात वो की वो है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ऐसे ही लिखा हुआ आता है, बच्चे ये समझते हैं कि इसके साथ सातवां टेंस तो हमें देखने को ही नहीं मिला। ठीक है, तो हम आगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, क्या करें हमें क्या पता है, तो हमने पीछे नहीं छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, कई बार ये लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, मतलब ये 70% परीक्षा में ये लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर का दिमाग घूम गया कि नहीं, आजकल थोड़ा बच्चों का भी दिमाग को घुमा देते हैं, तो 30% एग्जामिनर चांसेस है कि ये वाला भी दे देता है। और दिया हुआ है खुद मेरे एग्जाम में ये वाला स्ट्रक्चर आया हुआ है और ये वाला भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, अगर आप इफ लिख रहे हैं तो सातवें टेंस का वाक्य अफर्मेटिव में लिखना होगा, और आप चाहो तो इफ को हटा करके हेड को इफ की जगह पे लिखोगे तो भी अर्थ वो का वो रहेगा। ठीक है, और यदि एक और बात क्या, ठीक है, कि मान लो आपने अपने दोस्त से बोला, ठीक है, कि यदि तुम मेरे पास आ जाते तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। ठीक है, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। ठीक है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता, ये तो है रिजेक्ट क्लॉज, क्योंकि ये हेल्प नहीं कर पाया मैं, ये अधूरी रह गया ये काम। और कौन सी शर्त ये पूरा हो जाता, ये वाली शर्त कि यदि तुम मेरे पास आते। ठीक है, अगर आ चुके होते तो ये काम हो जाता। तो इसको इफ करके ये वाला जो सेंटेंस है इसको लिखेंगे सातवें टेंस में, यदि तुम मेरे पास आते, इफ यू हैड कम टू मी, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हेड को पहले भी लिख सकते हैं, हैड यू कम टू मी,
had you come to me, comma, I would have helped you. ठीक है, तो ये वाला भी स्ट्रक्चर है, ये वाला भी स्ट्रक्चर है। आप जो स्ट्रक्चर आपको अच्छा लगे वही मत याद रखना, स्ट्रक्चर दोनों ही याद करना, क्योंकि परीक्षा में दोनों ही आते हैं। ठीक है, मेरे दोनों ही आए थे इसलिए मैंने आपको बता दिया, और मुझे तो आते थे मैंने कर दिया, आपके कल तो इसलिए आपको भी बता दिया। ठीक है, अब मान लो कि एक और वाक्य आपने वही वाला कि यदि मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता, ठीक है, तो ट्रेन पकड़ लेता, या मान लो जैसे कोई आपको फॉर्म सबमिट कराना था, ठीक है, कि अगर मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता तो फॉर्म सबमिट कर देता। ठीक है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता तो टिकट मुझे मूवी की टिकट मिल जाती, तो नहीं मिल पाई, और कौन सी शर्त पर वो मिल जाती है, कौन सी शर्त पूरी हो जाती है, यदि मैं टाइम पर पहुंच जाता। ठीक है, तो अगर मान लो मैं ये वाक्य लिखूं कि इफ आई हैड reached 5 minutes earlier, if I had reached 5 minutes earlier, यदि कि मैं 5 मिनट पहले पहुंचा होता, ठीक है, I would have submitted my form। ठीक है, कि यदि मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता तो मेरा फॉर्म सबमिट हो जाता। ठीक है, तो ये वाला कार्य अधूरा रह गया, और कौन सी शर्त पूरा हो सकता था, यदि ये वाली शर्त लागू हो जाती तो। ठीक है, यदि का यदि अगर मैं ये बोलूंगी, ये मैंने बोला है कि मान लो आप मेरी हेल्प मांगने आए हो कि यार मेरे पेट दर्द कर रहा है, तो मैं कहता हूँ कि यार मैं जब डॉक्टर होता तो तेरी हेल्प कर लेता, तो इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर। ठीक है, अब ये हेड बिन आप 8वें टेंस की हेल्पिंग वर्ब बस समझ लेना, ये हेड है, ये 7वें टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और बीन है, ये बी वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर आई है। यदि मैं डॉक्टर होता, इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर, कॉमा, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हेड को पहले लिख लो, हैड आई बीन अ डॉक्टर, यदि मैं डॉक्टर होता, कॉमा, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ठीक है, ये समझ में आ गया। और हाँ, ये मैंने अभी एक पेशेंट वाला वाक्य पढ़ा था। ठीक है, पेशेंट वाला वाक्य पढ़ा कि यदि को डॉक्टर से कंसल्ट कर लेता, सलाह ले लेता, डॉक्टर को दिखा लेता तो शायद बच जाता, सर्वाइव कर जाता। ठीक है, तो इस वाक्य जो है इसको भी आप लिख सकते हैं कैसे, ठीक है, मैं इसको ऐसे यहाँ पे भी करके, जैसे कि मैंने इसके दो बनाए, इसके दो बनाए, इसके दो बनाए, इसकी भी दो बन सकते हैं कैसे, हेड को पहले लिख लो, हेड आई रीच्ड 5 मिनट्स अर्लियर आई वुड हैव सबमिटेड माय फॉर्म। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, और ये मान लो डॉक्टर का कंसर्न वाला है तो वो भी लिख लेते हैं कि if the patient had consulted, CONSULTED, consulted the doctor, यदि पेशेंट ने डॉक्टर से कंसल्ट किया होता, यानी कि कर लिया होता, he would have survived। ठीक है, कि यदि रोगी ने या पेशेंट ने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया होता तो वो बच जाता। ठीक है, तो वो नहीं बच पाया,
यानी कि बचने का काम अधूरा रह गया, अनफुलफिल्ड रह गया। और कौन सी शर्त पर पूरा हो सकता था कि यदि वो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेता, क्या पता डॉक्टर से दवाई वगैरह लेके लेता तो बच जाता, लेकिन वो तो गया ही नहीं डॉक्टर के पास। तो ऐसा कभी आप मत करना, फिर इसकी तरफ फिर आप भी आपका भी यहाँ सेंटेंस बन जाए, ठीक है, ऐसी गलती मत करना। तो ये जो चीज, ये कुल मिला के क्या था, पास्ट टेंस के अंदर ये वाला, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अगले टेंस में एक राम वाला बताया था पास्ट में, ठीक है, ये राम पढ़ेगा तो पास होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि राम, इफ राम स्टडी ही वुड पास, यानी कि राम पढ़ा तो पास होगा, ये भी हो सकता है। मतलब हिंदी में आप लेकर के नहीं बैठ सकते। कुल मिला के ये ध्यान रखना कि यदि आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे हो और कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट टेंस के सेंटेंस पढ़ रहे हो, तब आपको हिंदी पर ध्यान नहीं देना है कि हिंदी में वाक्य क्या बन रहे हैं। आपको वाक्य का सेंस समझना है कि ना तो ये कार्य हुआ ना ही ये कार्य हुआ, ठीक है। और ऐसे हम कई वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। मान लो कि आपका दोस्त गया बाजार में और आधे घंटे बाद आया, आपने पूछा कहाँ गया था, कि आप बाजार गया था। तो आपको लगे यार मुझे भी क्या सामान लाना था, ठीक है। तो आपका दोस्त क्या कहेगा कि यदि तुमने मुझे बताया होता तो मैं तुम्हारे लिए सामान ला लेता। तो इसको कैसे बनाएंगे, वो आपका दोस्त आपको क्या कहेगा, इफ यू हैड टोल्ड मी, आई वुड हैव बॉट यू, जो भी सामान है वो, दिस थिंग्स, ठीक है। तो वो भी लिख सकते हैं। तो ऐसे वाक्य इतने ही बन सकते हैं, आपको सिर्फ उसका सेंस समझ में आना चाहिए कि ये वाक्य कैसे बने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इफ के साथ सातवां टेंस है तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और इफ के साथ यदि पांचवा टेंस है तो हमेशा जो आगे वाला वाक्य होगा उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो मैं साइड में हो जाता हूं, तब तक के लिए आप इतना लिख लो। ठीक है, तो हमने मेन 3 पॉइंट जो थे, 3 सॉरी 4, क्योंकि पास्ट टेंस में 2 पॉइंट बन गए, ठीक है। तो 4 पॉइंट से वो पढ़े, लेकिन फिर भी कंडीशनल सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, ठीक है। उसके अंदर एक पॉइंट और बाकी रह गया, कौन सा, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस। तो इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ कल्पना करते हैं, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना, काश मैं पक्षी होता, तो पक्षी होता तो क्या करता, उड़ जाता, और तो क्या करता, किसी के ऊपर बैठ के पॉटी करता, ठीक है। जैसे कहते हैं काश मैं करोड़पति होता, तो मजे करता, ठीक है। काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, तो वो करता वो करता वो करता। तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ कल्पनाएं मात्र है, ठीक है। और कि मैं मान लो कि पक्षी होता तो उड़ जाता, तो उड़ता वो तो चलो भाई अच्छी बात है, लेकिन ये एक शर्त है, कंडीशन है कि आप बोल रहे हो काश, ये जो शब्द है, ठीक है, या यदि मैं पक्षी होता, ठीक है, आपने बोल दिया नहीं, यदि मैं पक्षी होता, काश मैं पक्षी होता, तो ये सिर्फ और सिर्फ कल्पना है और कुछ नहीं। और यदि ऐसे वाक्य जो सिर्फ कल्पना वाले वाक्य है, जो रियल लाइफ में संभव नहीं है, ठीक है, और आप उसी कल्पना ही कर रहे हो, बैठे बैठे कल्पना करने के पैसे तो लगते हैं नहीं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, लगभग हर कोई करता है। तो कम कल्पना करने वाले जो वाक्य होते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, उनको कैसे लिखते हैं वो देखो। तो इफ पहले तो लिखूंगी इफ, ठीक है, या ऐसे शब्द जो ये बताते हैं कि वाक्य काल्पनिक है, मतलब इस वाक्य के अंदर कल्पना की जा रही है। तो वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है इफ, एक होता है एज इफ, ASIF, एज इफ, फिर आता है एज दो, THOUGH, ठीक है। एक होता है आई विश, इसके अंदर भी आप कल्पना कर रहे हो, मैं विश करता हूं। या होता है वुड दैट, WOULD, वुड दैट, ठीक है। इफ आ जाए, एज इफ आ जाए, एज दो आ जाए, आई विश आ जाए, वुड दैट आ जाए,
और उसके बाद वाक्य काल्पनिक हो जिसके अंदर मतलब जो करता है वो सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या होगा, हमेशा इसके बाद जो भी जुड़ा हुआ जो भी कंडीशनल क्लॉज है वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उस भले उसका सब्जेक्ट कुछ भी हो उसकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर लगेगी, ठीक है। यानी कि इफ फिर जो भी सब्जेक्ट होगा और उसके साथ क्या होगा, वर होगा और उसके साथ बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है। और फिर जो आगे वाला वाक्य होगा वो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म WOULD वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब आप ये कहोगे आपने वो भी तो काल्पनिक जैसे ही वाक्य था कि यदि मैंने गाड़ी रोकी होती, यदि मैंने तुम्हें देखा होता तो गाड़ी रोकता, ये भी एक तरह से कल्पना ही तो हुई, ठीक है। लेकिन उस वाक्य और इस वाक्य में अंतर क्या, वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो मैं बता देता हूं क्यों कंफ्यूज होते हैं। कि वहां पर क्या होता है, क्रिया होता है, यहाँ पर कोई भी क्रिया है, इफ के साथ सब्जेक्ट है, वर्ब है और नाउन है। आप किसी चीज की, किसी नाउन के होने की कल्पना करते हो कि काश में पक्षी होता, काश में प्रधानमंत्री होता, काश में करोड़पति होता, तो वो क्या है, नाउन है। लेकिन जो साथ का टेंस में वाक्य क्रिया है कि यदि मैंने तुम्हें देखा होता, तो देखना क्रिया है, ठीक है। यदि तुम मेरे पास आए होते, आना क्रिया है। यदि उसने डॉक्टर से सलाह ली होती, सलाह लेना क्रिया है, ठीक है। यदि मैं 5 मिनट पहले पहुंचा होता, पहुंचना क्रिया है। तो साथ में टेंस में क्रिया होती है और वो वाक्य काल्पनिक नहीं होते, वो रियल वाले वाक्य होते हैं। यानी कि ये वाले वाक्य हो जाता, अगर ये वाली कंडीशन लागू हो जाती तो ये वाला वाक्य भी हो जाता, वरना ये वाक्य अनफुलफिल्ड रहा। तो उसको तो हमने इफ प्लस साथ का टेंस तो आगे वुड प्लस वर्ब की फॉर्म करके लिख लिया। लेकिन यदि इफ के साथ सब्जेक्ट और वर्ब और नाउन है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर, पूरी कल्पना है और कुछ नहीं है, तो इफ और सब्जेक्ट कोई भी हो हमेशा वर्ब ही लगेगा, WERE, और उसके साथ नाउन लिखा हुआ होगा कि किस चीज के होने की कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। और एज इफ, और कई बार क्या होगा कि इफ तो हो गई होगा, लेकिन अगर ये आ जाए एज इफ, मानो, तो भी इसके साथ वर्ब का उपयोग होगा। जैसे कैसे मैं आपको एक वाक्य दिखाता हूं कि यदि मैं पक्षी होता तो क्या होता, ज्यादा से ज्यादा उड़ जाता, तो उड़ जाता। तो ये सिर्फ और सिर्फ कल्पना है, तो इसको क्या लिखूंगा, इफ आई वर अ बर्ड। यदि मैं कहूंगी यदि मैं करोड़पति होता, इफ आई वर अ बिलियनियर, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, ठीक है। तो ये जो आई विश यानी कि मैं कामना करता हूं, तो इसको भी काश बोलते हैं, काश। वुड दैट, इसको भी बोलते हैं काश, ठीक है। तो ये जो कल्पना वाले जो वाक्य होते हैं, इसको हमेशा जो भी ये कंजक्शन करते हैं, ये काल्पनिक जो कल्पना बताने वाले जो कंजक्शन है, कंडीशनल कंजक्शन, उसको लिखेंगे और उसके साथ जो भी वाक्य होगा उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और जिस चीज के होने की कल्पना की जाती है उसको नाउन बना के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाउन की कल्पना होती है। तो उसके आगे वाला वाक्य क्या होगा, वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि उड़ जाता। तो उड़ने को क्या कहते हैं, आई वुड फ्लाई, ठीक है। अब यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो सबको फ्री में मोबाइल फोन दे देता, तो क्या होता, इफ आई वर द PM ऑफ माई कंट्री, यदि मैं मेरे देश का प्रधानमंत्री होता, आई वुड गिव फ्री मोबाइल फोन टू एवरीवन, ठीक है। ये वाला वाक्य भी हो सकता है कि ये कल्पना है, कल्पना करने के को कैसे लगते हैं। एक और वाक्य लिख लिया, ठीक है। जैसे कि अगर इसकी इफ है, इसकी जगह आप आई विश भी लिख सकते हो, इसी की जगह आप वुड दैट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब एज इफ कहां काम आता है वो मैं बताता हूं। अब कहते हैं ना कि उसने मुझे डांटा, मानो कि वो मेरा बॉस हो या वो मानो कि वो मेरा बाप हो, ठीक है। तो क्या वो आपका बाप है, नहीं है। ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि हाँ ऐसा तो मेरे पापा ही डांट सकते हैं, मेरा बॉस ही डांट सकता है, उसने कैसे डांटा, ठीक है। तो अगर ऐसे आए, he scolded me, scold का मतलब होता है डांटना, डांटना फटकारना, ठीक है। he scolded me यानी कि उसने मुझे डांटा फटकारा, as if he were
माई फादर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं माई बॉस। ठीक है, तो एज इफ का मतलब होता है मानो कि। ठीक है, ही स्कॉल्डेड मी, यानी कि उसने मुझे डांटा, मानो कि ही वर माई फादर, यानी कि जैसे कि वो मेरा बाप हो, या इस वैसे भी लिखते ही वर माई बॉस, जैसे कि वो मेरा बॉस हो। ठीक है, तो यदि एज इफ, एज दो ये भी वाक्य में आए तो उसके साथ आगे वाला जो वाक्य होगा इसके साथ ये जुड़ा हुआ होगा, उसके साथ हमेशा क्या होगा, ये वाला होगा इफ, या ये मतलब क्या है, सब्जेक्ट फिर वर्ब और नाउन ही होगा। तो इन सब के साथ ये जितने भी है और वाक्य काल्पनिक हो, ठीक है, तो इन सब के साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब होगा और आगे जिस नाउन के होने की कल्पना की जाती है वो नाउन लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये भी कंडीशन सेंटेंस के अंदर आता है कि हम कल्पना कर रहे हैं, तो कल्पना में भी तो कंडीशन होती है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, कि नहीं होता, कि जो भी होता। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, तब तक के लिए आप इतना उतार लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे पहले हम अपने टेंस का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब 30 मिनट हो गई है और मुझे जो नया वाला जो पढ़ाया कंडीशनल सेंटेंस में, ये मैंने आपको पढ़ाया था ना, मैंने सबसे शुरुआत में कंडीशनल कंजक्शन लिखाए थे। इफ लिखाया था, इवन इफ लिखाया था, अनलेस लिखाया था, अनटिल लिखाया था। ठीक है, और भी बहुत कुछ लिखाए थे, आफ्टर बिफोर लिखवाया था। ठीक है, तो वो बाई लिखाया था। तो वो वाले कंडीशन, सारे कंडीशनल कंजक्शन पढ़ाने हैं। तो नेक्स्ट वाला कंडीशनल कंजक्शन पढ़ा, उससे पहले उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट लग जाएगी। तो वैसे भी 30 मिनट हो गए हैं और फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और हम 35 मिनट से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोई मतलब है नहीं। तो आज के लिए इतना ही लिख लेते हैं। ठीक है, और अभी हम टेंस का रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो रिविजन कर लेते हैं कि यहाँ पर टेंस का नंबर मैं लिखूंगा, आप टेंस का नाम लिखना। ठीक है, अब टेंस की मतलब पहचान लिख देना, आइडेंटिटी। ठीक है, आप टेंस की आइटम वर्ब लिख देना और टेंस की वर्ब लिख देना, ये ऑटोमेटिक में कौन सी लगती है। तो ठीक है, मैं लिखता हूँ। फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ, 8, 9, 11। ठीक है, तो अभी वीडियो को पॉज करो और बिना देखे, ठीक है, पहला, तीसरा, छठा, आठवां, नौवां और 11 इन वीडियोस को आप इन टेंसेस की आप बिना देखे नाम लिखो, इन टेंस की पहचान लिखो, किसी की दो है तो दो की दो लिखो, उन टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखो और वर्ब लिखो। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ। तो आपने लिख लिया होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे से क्रॉस चेक कीजिए कि आपके 6 में से कितने सही है। ठीक है, पहला टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल। इस टेंस की पहचान है ता है, ती है, ते है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज, और इस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। और जो अफर्मेटिव है उसके अंदर वाक्य सिंगुलर है, ठीक है, तो उसके वर्ब के पीछे एस आई एस लगाते हैं और अगर प्लूरल है तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। तीसरा टेंस है, इसका नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, इसकी दो पहचान होती है, एक तो है चुका है, चुकी है, चुके हैं। एक है मान लो क्रिया जाना, तो क्या होगा, गया है, गई है, गए हैं। क्रिया है खाना, तो खाया है, खाई है, खाए है। क्रिया है नाचना, नाचा है, नाची है, नाचे है। कूदना है तो कूदा है, कूदिए, कूदे है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और है। इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी क्योंकि ये परफेक्ट ग्रुप का वाक्य है, परफेक्ट ग्रुप का टेंस है। ठीक है, छठा टेंस है, इसका नाम होता है पास्ट कंटिन्यू। ठीक है, और जो भी सम संख्या वाले टेंस है, इवन नंबर वाले, उसके सबके अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। ठीक है, इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। इसके अंदर वाज वर हेल्पिंग वर्ब होती है और हमें तो पता ही सम संख्या वाला टेंस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म इवन नंबर। आठवां टेंस है, ये भी क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी पहचान भी होगी रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस इसके अंदर एक समय दिया हुआ होगा जहां से कार्य जारी है। ठीक है, जारी था, सॉरी, समय से कार्य जारी। और इसकी पहचान सॉरी क्या होगी, हेल्पिंग, और हमें पता ही है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी क्योंकि इवन नंबर का टेंस है।
नंबर टेंस से ये होता है फ्यूचर सिंपल, ठीक है। नाम होता है, पहचान होती है क्रिया के बाद गागेगी, सिर्फ गागेगी नहीं, क्रिया के बाद गागेगी। गागेगी है सिर्फ आपने लिखा है गागेगी, तो आपका गलत माना जाएगा, गलत कर देना उसको, ठीक है। इसकी एडवर्ब होगी विल और शैल, अगर की फर्स्ट फॉर्म। 11वां टेंस से ये होगा फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट हो गया। हाँ, 11 इसकी पहचान क्या होगी? चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी। आपको तीनों के तीनों लिखने हैं, ठीक है। और मान लो कि जाना है तो क्या होगा? गया होगा, गई होगी, गए होंगे। क्रिया खाना तो खाया होगा, खाई होगी, खाए होंगे। क्रिया है गाना तो गाया होगा, गाई होगी, गाए होंगे। क्रिया है पहुंचना तो होगा, पहुंचा होगी, पहुंचे होंगे, पहुंचे होंगे, ठीक है। ये बदलते रहते हैं, क्रिया के हिसाब से बदलते रहते हैं, नीचे वाली पहचान। और हेल्पिंग ग्रुप की होगी विल है और शैल है। और ये भी परफेक्ट ग्रुप का टेंस है, तो इसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और तो ये आप मैंने 6 टेंस की फटाफट में रिवीजन करवा दिया। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस, आपके किसी क्वेश्चन के कितने, मतलब 6 में से आपका स्कोर कितना रहा, और बताना है कि ये मेरा कौन सा दिन है, कि 6 में से पहली बार आया, कि दूसरी बार आया, कि तीसरी बार आया, ठीक है। तो आप बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, कमेंट जरूर करना, लाइक भी करना, ठीक है। और शेयर आप सब्सक्राइब वगैरह तो आप दूसरों को भी करवाना। दूसरों तक वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है, मेरा काम है पढ़ाना, वो मैं कर रहा हूँ। शेयर करना वीडियो को, वो आपकी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागना चाहिए, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, अपने आगे वाले कंडीशनल कंजंक्शन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।